गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों हम जीके एंड जीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे और ये हमारी क्लास 6 है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, इससे पहले हमारी 5 क्लासें जो हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लियर है। आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखिए, चेन्नई, बेंगलुरु, देवास और कोरापुट। राइट। सो देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर के अंदर है। राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। इसके अलावा ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो हवाई संयंत्र निर्माण करता है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर के अंदर है और ये जो है वो दिसंबर 1940 में श्री सेठ बालचंद हीराचंद के सहयोग से बेंगलुरु में जो है वो स्टार्ट करी गई थी। राइट। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। राइट। सो देखिए, चार ऑप्शन हैं आपके पास। 1949, 1935, 1927 और 1947। राइट। सो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को हम आरबीआई भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इसकी अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना 1935 में हुई थी। सो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए कि आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और ये जो है वो आरबीआई का जो एक्ट था 1934, इसके तहत जो है वो आरबीआई को इस्टेब्लिश कराया गया था। और प्रारंभ में ये जो इसका जो कार्यालय था वो कोलकाता के अंदर था, लेकिन 1937 में इसका कार्यालय कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई लाया गया था। और पहले ये एक निजी बैंक था, लेकिन 1949 में इसको जो है वो इसका जो है राष्ट्रीयकरण कराया गया। भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया और इसके बाद ये जो है वो भारत सरकार का सेंट्रल बैंक बन गया। राइट। और वर्तमान में देखें तो शक्तिकांत दास जी जो हैं वो इसके गवर्नर हैं। इन्होंने 11 सितंबर 2018 को अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया था। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। कौन सी ऊंची चोटी है। चार ऑप्शन हैं। बेल चोटी, मिकाई श्रेणी, कैस्केड श्रेणी और गुडबिल चोटी। ठीक है। तो विंध्याचल श्रेणी में जो ऊंची चोटी है वो गुडबिल चोटी है और गुडबिल चोटी को जो है साथियों सद्भावना चोटी भी कहा जाता है। ठीक है, सद्भावना चोटी। ठीक है। और सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वो मालवा पठार के दक्षिण में है और इस पर्वतमाला को के पूर्व में जाने पर इसको भारनेर कैमूर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। राइट। और विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है और उसके भी अगर दक्षिण में जाते हैं आप तो फिर तापी नदी की भ्रंश घाटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा वाक्य अंकित है। चार ऑप्शन हैं आपके पास। सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन और भारत माता की जय। राइट। सो देखिए, पहले तो राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक का जो चिन्ह है, अशोक का जो 3 स्तंभ वाला चिन्ह है ना, अशोक स्तंभ जिसे हम बोलते हैं, वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और इस पर जो है वो सत्यमेव जयते जो है वो वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक पर जो आपने देखा वो 3 शेर बने रहते हैं, वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है। तो और इस पर जो है वो वाक्य लिखा हुआ है वो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और ये जो वाक्य है ना साथियों, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट। ठीक है। और अगर आप उपनिषद के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाकर जो है उस सीरीज़ को कम्प्लीटली देख सकते हैं और अपने नोट बनाकर
रख सकते हैं, राइट। हमने इस तरीके से प्रॉपर तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है कि आप नोट बना सकते हैं, और कुछ ही टाइम में मेडाइवल हिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाली है हमारे चैनल पर। इसके अलावा ये हमारी एसएससी जीडी के लिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसको तो आप बिल्कुल देख ही रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, राइट। और अगर आप हमारे जितने भी सेशंस चलते हैं उन सेशंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट देख लीजिए, चार ऑप्शन हैं आपके पास: लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, राइट। सो चार ऑप्शन हैं हमारे पास। तो देखिए, सुशासन दिवस जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है हमारा। इसके अलावा देखिए कि सुशासन दिवस जो है वो प्रतिवर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर के दिन हम सुशासन दिवस मनाते हैं, राइट। इसका मेन मोटिव है क्या कि जिससे क्या है, सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों की भी जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 से जो है वो सुशासन दिवस को मनाना शुरू किया गया, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 25 दिसंबर से हमने मनाना शुरू किया है, मनाते हैं, और 2014 से इसको मनाना शुरू किया है, राइट। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इसको हम मनाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दिबांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है हमारे पास, ये रही कुछ चार ऑप्शन: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा, राइट। चार ऑप्शन है। तो देखिए, दिबांग जो वन्यजीव अभयारण्य है ना वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने: 1983 में किस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? चार ऑप्शन हैं आपके पास, ये देखिए: पनपाथा, संजय डुबरी, पेंच और कान्हा, राइट। सो देखिए, 1983 में एक जो राष्ट्रीय पार्क था जिसे टाइगर रिजर्व बनाया गया वो है पेंच, ठीक है। पेंच को 1983 में राष्ट्रीय पार्क से जो है वो टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया था। एक्चुअल में टाइगर रिजर्व भी नेशनल पार्क होते हैं। कुछ जगह जो है टाइगर रिजर्व अभयारण्य को भी बनाया गया। एमपी में एक ऐसा अभयारण्य भी है जिसको जो है वो टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। सो लेकिन पेंच जो है वो 1983 में इस राष्ट्रीय उद्यान को, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना वो आपको सिवनी जिले के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये जो है वो सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली भैंसे, हिरन, बारहसिंगा, काले हिरन, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपने एक वो देखा होगा, टीवी शो देखा होगा, द जंगल बुक, राइट। क्या देखा है? द जंगल बुक देखा होगा। इस बुक के अंदर इसमें आपको एक मोगली और गुस्सैल शेर खान का जो आपको किरदार दिखाया गया ना, ये रुडयार्ड किपलिंग ने इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लिया है, राइट। सो ये आपको कई बार दिख जाएगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया, द जंगल बुक का मैं जो मोगली का किरदार है वो कहाँ, किस राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया है, तो वो फिर आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया है। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको समझ में आ गया है, और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए, और हमारे चैनल को जो है जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की आयु क्या होती है? मतलब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? देखिए, चार ऑप्शन है आपके पास: 40 वर्ष, 35 वर्ष, 60 वर्ष और 50 वर्ष, ठीक है। देखिए, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी मिनिमम एज है, मिनिमम एज, राइट। और अगर आप मैक्सिमम एज की बात करें, मैक्सिमम एज, तो ये जो है वो नॉट डिफाइन है।
आप कितनी भी एज तक भारत के राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति पद का पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, राइट। लेकिन कम से कम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 35। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्या है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? ऑप्शंस देख लीजिए। क्या है, उबालना, छानना, आसवन और क्लोरोनीकरण, राइट। तो देखिए पानी के शुद्धिकरण की जो विधि है उसमें छानना एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आप पानी से कचरे को हटा सकते हैं, कचरे को जो है वो आप हटा सकते हैं, लेकिन उसके कीटाणुओं को नहीं मार सकते। अगर आप सिर्फ पानी को छानते हैं तो कीटाणु नहीं मरेंगे, कचरा जरूर साफ हो जाएगा, राइट। लेकिन हाँ, उबालेंगे तो कीटाणु जरूर मर जाएंगे। आसवन और क्लोरोनीकरण से भी आपके कीटाणु मर जाते हैं। अब क्लोरीन की टैबलेट भी आती हैं, लिक्विड में भी आता है, तो पानी में डाल दीजिए तो पानी जो है वो कीटाणु उसके मर जाते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो यहाँ पर भी राइट हो जाता है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, राइट। सो देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, राइट। तो देखिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है। चलिए, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा है, राइट। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे हैं। क्लियर। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा और असम। तो देखिए भारत में तेल के कुएं जो हैं वो असम के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। भारत का जो सबसे पहली जो 1991 के अंदर जो पहली आई थिंक 1991 है, राइट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा, जहाँ तक हमारा अंदाजा 1991 है। 1991 में डिगबोई में जो है वो लगाई गई थी, रिफाइनरी लगाई गई थी, ठीक है। और यहाँ पर एक गांव में सबसे पहले जो है वो कुआं भी खोदा गया था और भारत में तेल के कुएं जो है वो असम के अंदर पाए जाते हैं, राइट। सो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैजा इसके कारण होता है? ऑप्शंस देख लीजिए। कब्ज के कारण, प्रोटोजुआ के कारण, वायरस के कारण, जीवाणु के कारण। देखिए हैजा एक ऐसी बीमारी है जो, पहली बात तो हैजा जो होता है वो दूषित पानी से होता है, ठीक है, दूषित पानी से। लेकिन दूषित पानी में भी क्या होता है, दूषित पानी में होता है बैक्टीरिया, राइट। तो इससे बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, आपको हो जाता है हैजा। तो यहाँ पर जीवाणु जो है वो राइट आंसर हो जाता है। जीवाणु इट मीन्स बैक्टीरिया या जीवाणु कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। सो बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए, तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है। सो हैजा किसके कारण होता है, हैजा होता है जीवाणु के कारण। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, देखो जीवाणु से होने वाले जो रोग है वो लिखे हैं, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, हैजा इट मीन्स कोलेरा, ठीक है, सिफिलिस, ये सारे जो रोग हैं आप लिख लीजिएगा नोट बनाकर। ये सारे के सारे जो रोग हैं वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। क्लियर है। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड का निर्माण होता है, और अभिक्रिया में ऊष्मा डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, मतलब ऊष्मा में क्या परिवर्तन आएगा? क्या ऊष्मा विनिमय नहीं होती है, अपघटित होती है, विकसित होती है या अवशोषित होती है? तो देखिए सोडियम के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो उस टाइम पे जो है वो ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। और ये जो सोडियम के साथ क्लोरीन का जब भी रिएक्शन होता है ना, तो ये जो रिएक्शन है ना, या आप बोल सकते हैं आप जो क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, राइट। क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया,
राइट। ये रूस में सोची अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, सोडियम के क्लोरीन के साथ मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा जो है वो अवशोषित होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है 14? चार कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ये रहे, बैरनस, छिपकली, गिरगिट और मगरमच्छ। राइट। सो देखिए, मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप होता है जिसके हार्ट के चार हिस्से होते हैं। चार कक्षीय जो हृदय है वो मगरमच्छ के अंदर पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। इस मगरमच्छ के बारे में तो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको मगरमच्छ के बारे में डिस्कशन मिल जाएगा। राइट। देखिए, आप सारी सीरीज को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर देते हैं तो फिर बाद में उसको नहीं बताते हैं। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया है और आपको आता भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एड्स किसके कारण होता है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ये रहे, जल, जीवाणु, विषाणु और कवक। राइट। सो देखिए, एड्स की अगर आप बात करें, एड्स की अगर आप बात करते हैं तो एड्स जो है वो एक वायरस से होने वाली डिसीज़ है। किससे होने वाली? वायरस से होने वाली डिसीज़ है। वायरस इट मीन्स, आप हिंदी में बोलें तो इसको विषाणु बोलते हैं। ठीक है, तो एड्स जो है ना वो विषाणु से होने वाली बीमारी है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा एड्स की बात करें तो एड्स जो है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ है, एसटीडी है। ठीक है, इसके अलावा अगर एड्स की बात करें तो एड्स जो है वो अ, अगर किसी कोई पेशेंट के जिसको एड्स है और उस पेशेंट का अगर ब्लड आपको चढ़ाया जाता है तो आपको एड्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका ब्लड किसी भी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है जो जिसको एड्स हो रखा है तो फिर आपको एड्स होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, अगर आप उसके साथ खाना खाते हैं तो आपको एड्स नहीं होगा। अगर आप किसी को एड्स है उसके साथ गले मिलते हैं तो आपको एड्स नहीं होगा। हाँ, एड्स कब होगा? जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं किसके साथ? जिसके साथ जिसको एड्स हो रखा है और विदाउट एनी सिक्योरिटी। ठीक है, और अगर आपका ब्लड उसमें संपर्क में आ जाता है तो आपको एड्स हो जाता है। ठीक है। चलिए देखिए, एड्स एक संक्रामक बीमारी है और ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैलने वाली बीमारी है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एक तरह की विषाणु से होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। इस वायरस का नाम है HIV। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। राइट। सो ये कुछ इसका डिस्क्रिप्शन था। उम्मीद करते समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ा? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। चार ऑप्शन हैं आपके यहाँ पे। देखिए, 1960 नहीं है, यहाँ पे 1965 होगा। ठीक है, तो चार ऑप्शंस हो गए, 1950, 1965, 1947 और 1971। राइट। सो देखिए, भारत पाकिस्तान के युद्ध का कब कब हुआ? भारत पाकिस्तान का एक तो युद्ध 1965 में हुआ है, एक 1971 में हुआ है, एक 2000 में हुआ है, और एक युद्ध तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन युद्ध की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं 1947 के टाइम का, जब वो भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। राइट। क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो उस टाइम पे भारत के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के भारत आ रहे थे। तो उस दौरान इस टाइप की झड़प हुई थी, तो उसको जो है वो वॉर में तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमको इसको 1947 को वॉर में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 1950 में ऐसा कोई मसला आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इस टाइप से नहीं है, क्योंकि 1947 में ऐसा तो कुछ खास युद्ध हुआ नहीं, लेकिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पे झड़प देखने के लिए आपको मिलेगी। तो 1947 इस बेस पे हम इसको शामिल कर सकते हैं। 1965, 1975 तो ऑलरेडी शामिल है ही, और 2000 का तो आपको पता ही है, कारगिल वॉर। राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैसे लगाया हमने वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर।
ये P/P क्वेश्चन है, किसी पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था। चार ऑप्शन हैं आपके पास, देख लीजिए। सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी और प्रार्थना समाज। ठीक है, देखिए ज्योतिराव फुले जो है वो एक समाज सुधारक थे। ठीक है, कौन थे? समाज सुधारक। और इन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए हैं वो सब समाज सुधारक आंदोलन चलाए हैं। और इन्होंने जो है वो समाज से अस्पृश्यता को ख़त्म करने की बात करी थी। अस्पृश्यता की अगर आप बात करें तो जिसको हम छुआछूत के नाम से जानते हैं, छुआछूत। ठीक है, ये एक इस टाइम उस टाइम की जो समाज की एक छोटी, आप मान सकते हैं एक टाइप समाज, बीमार समाज की निशानी होता है छुआछूत, जो होता है अस्पृश्यता। ठीक है, तो ज्योतिराव फुले ने इस टाइप के कामों को करने के लिए सत्यशोधक समाज की जो है वो स्थापना करी थी 1873 के अंदर। ठीक है, 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिराव फुले ने। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक होता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। हालांकि हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, अगर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन उसमें आपको खुद से एफर्ट डालने होते हैं। ठीक है, आप ये सोचें कि केवल टीचर एफर्ट डाले तो फिर आपका कुछ नहीं होना है। आपको खुद से भी एफर्ट डालने होंगे, और टीचर तो आपके साथ एफर्ट डालता ही है। क्लियर? चलिए, अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरी होती है, जो आपको कहीं से टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई नोट चाहिए है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है, तो आपकी जो है वो जो भी क्वेरी होती है वो आपको बाय वीडियो जो है वो रिजॉल्व करवा दी जाएगी। फिर वो किसी भी टाइप की हो, एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है तो इसका मतलब एसएससी जीडी की सीरीज चलाने का मतलब हमारा सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जीडी में जितने भी आपको इश्यूज हैं, फिर वो चाहे रिटन से रिलेटेड हों, फॉर्म से रिलेटेड हों, आपके फिजिकल से रिलेटेड हों, मेडिकल से रिलेटेड हों, कोई भी इशू हो आप बताइए, सारे इश्यूज को हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। बाई फेस भी आपको वीडियो में दिखाई देंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और अगर आपको हमारी किसी भी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सभी सेशंस की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही हैं। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है। चार ऑप्शन हैं आपके पास, देखो। सहस्रा टी, सागा 200, परम युवा 2, परम 8000। राइट, सो ये देखिए भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो परम 8000 बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सा क्या कौन सी जगह जो है वो अफीम के उत्पादन के लिए जानी जाती है? श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी और सीधी। ठीक है, तो यहाँ पर अफीम के उत्पादन के लिए मंदसौर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। और ये जो मंदसौर है ना, ये मंदोदरी मंदोदरी आपने नाम सुना होगा, रावण की वाइफ का नाम था। मंदोदरी के नाम पर मंदसौर पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आज भी रावण की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? रावण की पूजा होती है। ठीक है, यहाँ पर रावण को जलाया नहीं जाता है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया आपको। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। चार ऑप्शंस देख लीजिए। चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस। राइट, देखिए गोवा पर सबसे लास्ट में जो शासन छोड़ा है वो छोड़ा है पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1961 में जो है वो गोवा को छोड़ दिया था। और 1961 में इट मीन्स आप बोल सकते हैं दिसंबर 1961। ठीक है, दिसंबर 1961 में गोवा को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। और आप देखेंगे एग्जैक्ट डेट तो हमको शायद याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक है 1987 में। राइट, इसको आप एक बार अपनी कॉपी में चेक कर लीजिएगा। 1987 में इसको जो है भारत का 25वां राज्य बना दिया गया था। ठीक है, तो फिर भी आप इसको जो है वो एक बार चेक कर लीजिए 1987 ही है क्या, लेकिन जहाँ तक राइट है, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता है।
ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो जहाँ तक 1987 है तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है। वीडियो की जो आपको पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।